जी तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारी आज की डिबेट आज़ादी या ग़ुलामी, उसमें मैंने सोचा कि मैं आपसे अपने भी ख़यालात का इजहार करूं और अपने ख़यालात की शुरुआत मैं वहाँ से करूँगा इस वाक़े से जिस वाक़े ने आज हमें यहाँ इकट्ठा होने पर मजबूर किया। 10 मुहर्रम का वाक़या जिसने इस्लामी तारीख़ को, पूरे मुस्लिम उम्मा को बदल के रख दिया हमेशा, और उसका सबसे बड़ा पैगाम क्या था? उस सारी कुर्बानी का, अहलो अयाल का, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें पैगाम क्या दिया? आज़ादी, ग़ुलामी नामंजूर, यजीदियत के सामने आपने हमेशा खड़े होना है और कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना। अब इस सारे वाक़े को मैं इस वक्त पाकिस्तान में कैसे देखता हूँ? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जुल्म, बर्बरियत और जो ख़वातीन, बच्चों, बूढ़ों, बुज़ुर्गों के साथ जो सलूक हो रहा है, हमें वो यजीदियत की याद दिलाता है। और काश ऐसा ना होता, काश कोई पराया होता जो हमारे पर जुल्म करता, काश कोई बाहर से कोई इन्वेडर आके हमारे ऊपर जो है ना वो हमारे साथ ये जुल्म करता। हम उससे लड़ तो सकते, हम लड़ें तो क्या करें? हम सिर्फ और सिर्फ जो लोग हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, वो जैसे भी हैं, जो पीडीएम की भी जमातें हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो हम में से नहीं है? क्या जो मौलाना साहब हैं, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, जो जरदारी हैं, क्या वो हम में से नहीं है? क्या जो है वो इस वक्त पंजाबी, सिंधी और हमें तफर्रुक का जो है वो निशाना बनाया जा रहा है? अब उसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये कर कौन रहा है? कर हमारे अंदर से लोग ही रहे हैं, और वो लोग हैं जिनके इंटरेस्ट शायद हमारी जानों, हमारी आज़ादी राय और हमारी जमहूरियत हर चीज़ से ज़्यादा हैं। वो उनके ये क्या ऐसी उनके इंटरेस्ट क्या हैं? वो क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये जुल्म? क्या उनको आंसू नज़र नहीं आए? माओ बहनों के आंसू नज़र नहीं आ रहे? क्या उनको बुजुर्गों की बद्दुआएं नज़र नहीं आ रही? क्या उनको बच्चों का बिलकना नज़र नहीं आ रहा? जो लोग इस वक्त जो है जेलों के अंदर हैं, क्या वो उनकी औलादें नहीं हैं? क्या उनकी फैमिलीज़ नहीं हैं? क्या वजह है कि कोर्ट से एक दफ़ा उनको बेल मिलती है और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है? इस जुल्म का मकसद क्या है? उनके इंटरेस्ट क्या? उनकी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ हमें गुलाम रखना है। और ये गुलामी अगर हमने अभी छीन के ना ली, छीनने का मेरा मकसद है कि पुरअमन एहतजाज, वोट के अपनी ताकत और अपनी वॉइस से हमने बोलना है, हमने दुनिया को भी बताना है और इन जुल्म करने वालों को भी बताना है कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हम गुलाम नहीं रहना चाहते, हमें आज़ाद कर दें, खुदा के वास्ते बराए मेहरबानी हमें आज़ाद कर दें, छोड़ दें। कितना हमारा और मज़ीद गोश्त नोचना है आपने? कितना मज़ीद हमें जो है वो गुर्बत के लकीरों से गुजारना है आपने? कितने लोग इस दुनिया से सिर्फ इस अपनी ख्वाहिशात, अपने सारे ख्वाब, अपने बच्चों के लिए जितने ख्वाब थे वो सब लेके अपने साथ कब्र के अंदर चले गए। आपने और कितने ऐसे लोगों को दुनिया से भेजना है? बराए मेहरबानी ये जुल्म बंद करें, बराए मेहरबानी ये लोगों को इंसाफ लेने दें, बराए मेहरबानी लोगों को वोट का हक इस्तेमाल करने दें। अपने तमाम इदारों से और अपने तमाम पाकिस्तानियों से इस इल्तिजा के बाद मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। हम लोग कैसे इस तरह का मुआशरा बन गए हैं कि जिस वक्त कोई आज़ादी राय की बात करता है या अपने हकूक़ की बात करता है तो हम उसका साथ नहीं देते। हम लोग क्यों? सिर्फ वोट डालने के लिए हम निकल सकते हैं, किसी के साथ जब कोई ज़्यादती होती है तो हम बाहर नहीं निकलते। हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे? हमारा मुआशरा यहाँ तक पहुँचा कैसे? इसकी कहानी जो है हमें 70s तक ले जाती है कम से कम। वैसे तो 75 साल से हो रहा था सब कुछ, लेकिन 70s के बाद ये असल में ये चीज़ सारी तब्दील हुई। 70s में जिस वक्त ये ख़ानदान, सबसे पहले तो जिस वक्त भुट्टो साहब आए, भुट्टो साहब ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और वो हर गरीब के दिल में वो तीर कर गया। हर पढ़े लिखे इंसान ने भुट्टो साहब का साथ दिया। उसमें ना पंजाब था, ना केपी था, ना बलोचिस्तान था, ना सिंधी था, हम लोग पाकिस्तानी थे। उन्होंने एक पाकिस्तान की आवाज़ बनी। वो एक अलग डिबेट है कि उनके दौरे हुकूमत के अंदर या उनके इक़्तिदार में आने के बाद क्या क्या चीज़ें हुई। बहुत सारी चीज़ें रोंग हुई, बहुत सारी, लेकिन उसमें सिर्फ एक बंदे को जो है हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। अब जिस वक्त ये शुरू हुई, जिस वक्त एक जो है गरीब भुट्टो साहब के साथ जुड़े, जिस वक्त इंटेलेक्चुअल्स भुट्टो साहब के साथ जुड़े, जिस वक्त जो है वो जो लोग पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान देखना चाहते थे, वो लोग जिस वक्त भुट्टो साहब के साथ जुड़े तो वो एक पॉपुलर लीडर बन के सामने आए। लेकिन जिस वक्त जो भुट्टो साहब के साथ बाद में हुआ, इट्स रेस्ट इज हिस्ट्री, बहुत गलत हुआ। और हम नहीं चाहते कि अब जिस लीडर को हम इक़्तिदार देना चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि वो पावर में रह के हमारे जो है बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करे, हमारे लिए सेहत के लिए काम करे, हमारे रोज़गार के लिए काम करे, और हमें पूरा यकीन है कि वो सिर्फ इमरान खान कर सकता है। अब जिस वक्त वो उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनकी शहादत कर दी गई, उसके बाद उनकी बेटी जो है वो मैदान में उतरी, और जिस वक्त उनकी पहली हुकूमत बनी उस वक्त उनकी
उनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उनको खरीदो फरोख्त करने की या इलेक्शंस के अंदर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर बनी, वो जिस वक्त उनको उतारा गया, वो भी एक अलग डिबेट है कैसे उतारा गया। ये हमारे पाकिस्तान में होता रहा और शायद इसी तरह का कुछ वाक़या इमरान खान के साथ भी हुआ। लेकिन उसके बाद जिस वक्त शरीफ फैमिली की एंट्री हुई सियासत के अंदर, उस वक्त असल में बर्बादी हमारी शुरू हुई। उसकी वजह क्या है कि ये थे कारोबारी लोग, ये कारोबार करना जानते थे। इन्होंने सबसे पहले शरीफ फैमिली ने क्या किया, इन्होंने कारोबारी लोगों को साथ अपने मिलाया। इन्होंने उन करप्ट लोगों को, उन करप्ट जनरलों को अपने साथ बुलाया जिनको गाड़ी दे के उनके ज़मीर खरीदे जा सकते थे, जिनके घरों में सरिया लगा के उनके ज़मीर खरीदे जा सकते थे। इन्होंने उन ब्यूरोक्रेट्स को ढूंढा जिनको कुछ ना कुछ तहाइफ दे के, कुछ करप्शन का कुछ लालच दे के, कुछ प्रमोशन का लालच दे के, ट्रांसफ़र का लालच दे के उनको अपने साथ मिलाया जा सकता था। शरीफ फैमिली ने ये कल्चर शुरू किया। उसके बाद जिस वक्त मुकाबला बेनज़ीर भुट्टो का शरीफ फैमिली के साथ था, तो उस वक्त उनको भी जो है उनके मशवरा देने वालों ने उनको कहा कि अगर हमारा मुकाबला इन करप्ट लोगों के साथ है तो हमें भी करप्ट होना पड़ेगा, हमें भी जो है इस तरह के जो है वो हरबे अपनाने पड़ेंगे, हमें भी ब्यूरोक्रेसी को साथ मिलाना पड़ेगा, हमें भी जो है वो करप्ट जिन इदारों के अंदर करप्ट लोगों को हम ढूंढ सकते हैं उनको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। तो वहाँ से जंग शुरू हुई दो पार्टियों की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट लोग आपस में शामिल करें। इस सारी कहानी के अंदर जिस वक्त ये दो फैमिलीज़ की आपस में चल रही थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करप्ट लोगों को अपने साथ मिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर लोगों को अपने साथ मिलाएं, उसमें फिर ऐसा एक टाइम आया कि इन दोनों ने लड़ के, इन दोनों के पलड़े भारी थे। एक की हुकूमत दूसरा नहीं चलने देता था, दूसरे की हुकूमत जो है वो पहला नहीं चलने देता था, और दोनों तरफ पे करप्ट लोग भी थे और ताकतवर लोग भी थे। इलेक्टेबल्स थे जिनको हम वडेरे इलेक्टेबल्स कहते हैं, जिन्होंने नस्लें की नस्लें गुलाम बनाई हुई थी, कोई किसी की आवाज़ नहीं थी, उनके शनाख्ती कार्ड रख लिए जाते थे, उनको जो है वो बसों में जो है वो भेड़ बकरियों की तरह डाल के इलेक्शन के दिन इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के ऊपर ला के उनसे ठप्पे लगवाए जाते थे। तो वहाँ ये कोई जमहूरियत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, जिस वक्त जो पौध जो नवाज शरीफ ने और जो है वो पीपल्स पार्टी में ने जो बनाई थी, जो करप्ट लोग बनाए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ रिटायर हो गए, कुछ इस दुनिया से चले गए, ठीक है। फिर उन्होंने आगे से एक नया सिस्टम शुरू किया। इन्होंने अपने लोग सिस्टम में इंजेक्ट करने शुरू किए। इन्होंने जो है कम उम्र जितने भी नौजवान थे जो CSS करके आ रहे थे या जो पढ़ लिख के जो है इदारों के अंदर जाके खिदमत करना चाहते थे, उनकी भर्तियाँ करवाईं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उनकी भर्तियां करवाईं। और फिर जिस वक्त वो भर्ती हुए, वो आप अदलिया देख लें, वो आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी देख लें, आप जितने भी इदारे काम करने वाले हैं वो देख लें, उसके अंदर अपने लोग इन्होंने इंजेक्ट किए। और आज जो हमारे पर ये सारा जुल्म हो रहा है, ये सारी वो पौध है जो है जिसका दरख्त जो है इन दोनों फैमिलियों ने लगाया था। इस वक्त ये इतने ताकतवर क्यों है? आपको जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, हम लोग तो जेलों में सड़ते हैं। अली मोहम्मद खान जैसा बंदा, शेरियार अफरीदी जैसा, हमारे जितने भी लीडर इस वक्त जेल में हैं, उनकी जेलों के आपने हाल देखे हैं। और ये जिस वक्त जेल में जाते हैं, इनको जो है B क्लास मिलती है। इनको जो है वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, फ्राई पान से कपड़े इस्त्री करने वाला, ठीक है ना। ये तो बात किसी की समझ में आती है। जिस वक्त ये कोड आते थे, इनके जो है वो इनके कपड़े आप देखें कि इनके कपड़ों के ऊपर एक जो है वो सिलवट नहीं होती थी। फ्राई पान से ऐसे कपड़े इस्त्री होते हैं, कोई शर्म आनी चाहिए इतने झूठ बोलते हुए भी। और उसमें इनको क्यों इतना ऐसा प्रोटोकॉल मिलता था? ऊपर उस वक्त जो गवर्नमेंट तो इमरान खान की थी, लेकिन नीचे जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, जितने भी जो है वो पुलिस के स्टाफ थे, जितने भी जो लोग थे जो इनके साथ जिनका ये काम था कि इनको भी उसी तरह ट्रीट किया जाता है जैसे एक आम मुजरिम को किया जाता है, लेकिन इनको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला क्योंकि वो लोग इनके साथ थे, वो करप्ट लोग थे जिनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग हमारे टैक्सों का पैसा खाते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम से तनख्वाह लेते हैं, आप पाकिस्तानी अवाम से सारी मरात लेते हैं और उन्हीं के ऊपर जुल्म करते हैं और उन्हीं का साथ देते हैं जो आपको पता है कि ये जालिम है, ये लोग करप्ट हैं, ये लोग हमारे मुल्क का कभी बेहतर नहीं कर सकते, आप लोग उनका साथ देते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये सवाल ये सिर्फ आज मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल सारे इस वक्त हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर है, हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी के दिल के अंदर है। हम आप सबको कहते हैं कि आप शर्म करें और ये सारा जुल्म बंद करें। अगर आप में से कुछ बास ज़मीर लोगों को अगर शर्म आ जाए और खुदा का खौफ आ जाए तो फिर तो ठीक है, नहीं तो हम लोग जो हमारे हाथ में है वो तो करेंगे। हम वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, हम लोग बोलेंगे, हम अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाएंगे। अब मैं आता हूं इमरान खान साहब के ऊपर। खान साहब, आपके साथ
मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। आपको याद होगा समनाबाद टाउन के जिस वक्त इलेक्शन में मैं कामयाब हुआ था, आपसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। मैं तब से लेकर मैंने अपना जो है वो ना तो आपके ऊपर यकीन छोड़ा है कि आप ही हमारे वो सच्चे लीडर हैं जिसने हमें इस सारे माफिया, इन सब करप्ट लोगों से हमारी जान छुड़ानी है और पाकिस्तान को एक सही मानी में सही एक मुल्क बनाना है। मदीना की रियासत के ऊपर अगर आप हमें डाल भी देंगे, इसमें टाइम लगेगा, हमें पता है इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अल्लाह करे कि आपको हमारी आवाम, हम लोग सारे मिल के लेके आएँ और इंशाल्लाह अब आपसे सिर्फ यही उम्मीद है कि आप ये जितने भी माफिया हैं इनको कानून के कटहरे में लेके आएँ। जिन जिन लोगों ने जुल्म किए हैं पीटीआई की क़यादत के ऊपर, पीटीआई के वर्कर के ऊपर, एक आम आदमी के ऊपर, हर बंदे को आपने कानून के दायरे के अंदर लेके आना है। मैं और हमारी टीम, हमारा ओपन टॉक का ये सारा प्लेटफॉर्म, हम लोग अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।